हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज की क्लास में हम अपरदन और निक्षेपण के कारक के रूप में नदी का कार्य और पर्वतीय और महाद्वीपीय हिमनद की तुलना समझेंगे। तो बच्चों, अपरदन और निक्षेपण के कारक के रूप में नदी का कार्य नदी के मार्ग में पानी की आपूर्ति और भूमि की ढाल में परिवर्तन को देखते हुए नदी के मार्ग को आमतौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला, ऊपरी मार्ग या पर्वतीय अवस्था। दूसरा, मध्य मार्ग या मैदानी अवस्था। और तीसरा, निचला मार्ग या डेल्टा अवस्था। आइए सबसे पहले समझते हैं ऊपरी मार्ग या पर्वतीय अवस्था को। इस अवस्था में भूमि की ढाल बहुत तीव्र होती है, जिससे नदी का पानी बड़ी गति के साथ नीचे की ओर बहता है। परिणाम स्वरूप नदी न केवल अपने किनारों और तल को काटती है, बल्कि अपने साथ पत्थर और चट्टानों के टुकड़े भी ले जाती है। इस प्रकार नदी अपने ऊपरी मार्ग में अपरदन और परिवहन के कार्यों में लगी रहती है। बच्चों, अब समझते हैं गॉर्ज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात और शिप्रिका। गॉर्ज जब नदी कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों से बहती है तो यह बड़ी दीवारों वाली एक संकरी घाटी बनाती है, जिसे गॉर्ज कहते हैं। वी आकार की घाटी कोमल चट्टानों और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में नदी के किनारे आसानी से कट जाते हैं, जिससे वी के आकार की चौड़ी घाटियां बनती हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल। बच्चों, जब नदी का पानी अचानक ऊंचाई से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। बच्चों, वेनेजुएला का एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिप्रिका, जब नदी का जल पथरीला और ऊबड़ खाबड़ होता है तो पानी उछलते हुए नीचे गिरता है, जिसे रैपिड्स या शिप्रिका कहते हैं। आइए अब समझते हैं मध्य मार्ग या मैदानी अवस्था को। बच्चों, इस अवस्था में ढाल कम हो जाती है और नदी की गति धीमी हो जाती है। यह चरण नौकायान और सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। इसमें बाढ़ के मैदान यानी नदी अपने साथ लाए गए उपजाऊ जलोढ़ अवसादों को किनारों पर जमा कर देती है, जिससे उपजाऊ बाढ़ के मैदान बनते हैं। दूसरा, विसर्प। समतल मैदानों में नदी सीधे बहने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्तों या लूपों में बहने लगती है। इन बड़े मोड़ों को मिएंडर्स या विसर्प कहा जाता है। बच्चों, इस चरण में नदी का स्वरूप मानव बस्तियों के लिए उपयोगी हो जाता है, इसलिए इसके किनारों पर कई शहर बस जाते हैं। तीसरा और आखिरी है निचला मार्ग या डेल्टा चरण। यह नदी के समुद्र में मिलने से पहले का अंतिम चरण है। यहाँ इसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे इसके लिए अपने साथ लाए गए अवसादों को ढोना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप निक्षेपण की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती है। नदी का तल ऊपर उठ जाता है और समुद्र में गिरने से पहले नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार नदी के डेल्टा बनते हैं, जिनमें जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप होते हैं और इसी कारण वे बहुत उपजाऊ होते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है पर्वतीय हिमनद और महाद्वीपीय हिमनद की तुलना। तो बच्चों, हिमनद यानी ग्लेशियर्स को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला, पर्वतीय हिमनद। ये पहाड़ों की चोटियों से घाटियों की ओर नीचे की ओर बढ़ते हैं। घाटी के तल से घर्षण के कारण इनकी गति धीमी होती है। ये अपने किनारों से पिघलते हैं और नदियों को जन्म देते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां इन्हीं ही पिघलने से बनती है। इनका संचलन वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है। दूसरा, महाद्वीपीय हिमनद। बच्चों, आकार में बहुत बड़े और गति में अत्यधिक धीमे हिमनद महाद्वीपीय हिमनद कहलाते हैं।
ये हजारों वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रों को बर्फ की मोटी चादर की तरह ढक लेते हैं। ये मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बच्चों, आज की क्लास के हमारे दोनों ही टॉपिक पूरे हुए। उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करें। पहला, चट्टानों के अपने स्थानों पर टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दूसरा, यू आकार की घाटियां किसके द्वारा निर्मित होती हैं? तीसरा, रेत के टीले किसके द्वारा बनते हैं? आज की कक्षा के अनुसार आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट करें और आगे के विषयों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।